घर में कुछ बुरा लगा, चुप। पति ने इग्नोर किया, चुप। सास ने कुछ बोला, चुप। रोना था, बाथरूम में रोई, बाहर आकर सब कुछ नॉर्मल। ये रोज होता है। और मैं आज बताऊंगी कि ये रोज का चुप रहना आपकी थायराइड को कैसे बीमार बना रहा है। सिर्फ इमोशनल बात नहीं, मैं आज पूरी साइंस समझाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप, ताकि अगली बार जब डॉक्टर आपको सिर्फ रिपोर्ट दिखाए, आप समझ सके कि बॉडी में असल में हो क्या रहा है। मैं हूँ डॉक्टर माही चौहान, और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो अपनी बीमारी की जड़ तक जाना चाहते, सिर्फ दवाई की पर्ची तक नहीं रुकना चाहते। कुछ महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आई, उम्र 28 साल, शादी के सिर्फ 8 महीने ही हुए थे। बोले, डॉक्टर बहुत थकान रहती है, बाल झड़ रहे हैं, वजन बढ़ रहा है, ठंड बहुत लगती है। टेस्ट कराया तो टीएसएच बड़ा हुआ निकला, हाइपोथायराइड। अब नॉर्मली यहाँ पर डॉक्टर दवाई लिख देते हैं और पेशेंट घर चली जाती है, लेकिन होम्योपैथी में हम सिर्फ रिपोर्ट्स नहीं देखते, हम पूछते हैं आपकी जिंदगी कैसी है, घर में सब ठीक है, मन में क्या चल रहा है। मैंने वही पूछा। वो चुप हो गई, आंखें भर आई और बोली, सब ठीक है डॉक्टर, बस थोड़ा एडजस्ट हो रही हूँ। उस एक लाइन में पूरा जवाब था, थोड़ा एडजस्ट हो रही हूँ। इस एक सेंटेंस के पीछे महीनों की चुप्पी थी। तो असली सवाल ये है कि सिर्फ इस पेशेंट को नहीं, बल्कि बहुत सारी नई मैरिड औरतों को पहले 1-2 साल में ही थायराइड क्यों हो जाता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। मेरी प्रैक्टिस में ये पैटर्न इतनी बार दिखा है कि मुझे इसकी जड़ तक जाना ही पड़ा, और जवाब दो जगह मिला। एक तरफ बॉडी की साइंस में और दूसरी तरफ इमोशनल सच्चाई में, जो हर शादीशुदा औरत जानती है लेकिन कभी जोर से नहीं कहती। पहले बात करते हैं साइंस की। आपकी थायराइड ग्लैंड गले में होती है और उसका काम है मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, बॉडी की एनर्जी, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सब कुछ। ये ग्लैंड काम करती है ब्रेन के एक हिस्से से सिग्नल लेकर, जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। अब समझिए चेन कैसे टूटती है। जब आप किसी सिचुएशन में बार बार खुद को रोकती है, चुप रहती है, अपनी जरूरतें दबाती है, गुस्सा निगल जाती है, तो ब्रेन इसे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, चाहे वो थ्रेट फिजिकल ना हो। और जब ब्रेन को लगता है थ्रेट महसूस होता है, तो वो कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है। ये कॉर्टिसोल शुरू में आपको अलर्ट रखता है, जैसे एक नई शादी में रोज की एडजस्टमेंट में होता है। तो यह आपको पूरे हार्मोनल सिस्टम को इम्बैलेंस करने लगता है। और थायराइड ग्लैंड इस असंतुलन के सबसे पहले शिकार होने वाले ऑर्गन में से एक है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है और नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है। यही वजह है कि लगातार इमोशनल स्ट्रेस, बार बार खुद को दबाना, सालों में नहीं, कई बार सिर्फ कुछ महीनों में भी टीएसएच लेवल को बदलना शुरू कर सकता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, स्ट्रेस साइकोलॉजी पर बहुत सारी किताबें बन चुकी है कि किस तरह बॉडी इमोशनल दबा के फिजिकल बीमारी में बदल देती है। अब बात करते हैं उस चेंजेस की जो शादी के बाद होते हैं, क्योंकि यही से असली कहानी शुरू होती है। शादी से पहले आपका एक घर था, अपने लोग थे, अपनी एक पहचान थी, आप जानती थी कि घर में आपकी जगह क्या है। शादी के बाद ये सब एक झटके में बदल जाता है। नया घर, नए लोग, नए रूल्स, जिन्हें कोई किताब में लिख कर नहीं देता। आपको खुद ऑब्जर्व करना सीखना पड़ता है। साथ ही में जिम्मेदारियां, नई एक्सपेक्टेशन, कभी कभी सीधे बोली जाती है, कभी सिर्फ चेहरे के भाव से। और इन सब के पीछे एक फीलिंग अंदर ही अंदर पनपती है, मैं ये सब कैसे करूंगी, मैं पीछे रह जाऊंगी, मुझे सब कुछ ठीक करना है पर पता नहीं कैसे करूंगी। यही फीलिंग है जो शरीर के लिए एक लगातार चलने वाले अलार्म बन जाती है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, ये सिर्फ ससुराल बुरा है की कहानी नहीं है। बहुत बार घर वाले अच्छे होते हैं, फिर भी एक घुटन होती है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर के हालत की बात नहीं, ये नई पहचान ढूंढने का दबाव की बात है। पुरानी पहचान छूट गई, नई अभी बनी नहीं, और इसी बीच में खालीपन में शरीर रिएक्ट करता है। मैंने अपनी पेशेंट्स में 3 तरह के पैटर्न्स बार बार देखे हैं। पहला, शादी के 1-2 साल के अंदर थायराइड, जहाँ कई जगह एडजस्ट करने का प्रेशर था, अकेलापन था और कोई नहीं था जिससे ये बात कह पाते। दूसरा, शादी से पहले हल्का थायराइड था, लेकिन शादी के बाद रिपोर्ट्स अचानक बिगड़ गई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो पहले से था वो शादी के दबाव में और गहरा हो गया। तीसरा, शादी के कई साल बाद थायराइड, जहाँ सालों तक सब कुछ शांति से चलता दिखा, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबाया गया और एक दिन शरीर ने जवाब देना बंद कर दिया। अगर आप इनमें से किसी भी पैटर्न में खुद को देख पा रही है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। अब एक बहुत जरूरी बात साफ कर दूं, हर औरत के साथ नहीं होता है ये, और हर थायराइड का कारण इमोशन नहीं होता, मगर
बहुत सी वजह होती है, जेनेटिक, न्यूट्रिशन, आयोडीन डेफिशिएंसी और भी बहुत कुछ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको इमोशन इम्बैलेंस है तो ही थायराइड होता है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपको थायराइड है और ये कहानी आपको अपनी लगी तो सिर्फ दवाई शायद पूरा जवाब नहीं है। दवाई बंद मत कीजिए, दवाई अपनी जगह जरूरी है, लेकिन साथ ही में एक बार ऑनेस्टली सोचिए वो कौन सी फीलिंग है जो अभी भी अंदर दबी हुई है, वो कौन सी बात है जो आपने कभी जोर से नहीं कही। होम्योपैथी में हम यही करते हैं, हम सिर्फ हॉर्मोन्स को नहीं देखते, हम उस इमोशनल रूट को भी समझने की कोशिश करते हैं जो शायद उस हार्मोन के पीछे है। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी ऐसी ही है तो नीचे नंबर है या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे उस औरतों तक जरूर पहुंचाइए जिसे शायद आज ये सुनने की जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।